हेलो दोस्तों, गेट सक्सेस नूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू तमन्ना और ये है बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट जो कि 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। ये अगेन बिहार एग्ज़ाम ले रही है स्टेट की। तो देखिए, जो पिछली बार हमारी जो गलतियां या खामियां रह गई थी, तो उसको हम इस बार गलती नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। बट अभी तक इन्होंने सिलेबस नहीं बताया है उन्होंने। तो हमारा तो ये बनता है ना कि हमें प्रिपेयर होना है, क्योंकि एग्ज़ाम ये लेंगे तो हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं जैसे कि हमें तो वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, C++, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इतने सारे जो टॉपिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे हमें रिकवर कर लेना है, हमें अगेन उसे रिपीट कर लेना है। तो मैंने ये जो सेट बनाया है अभी फ़िलहाल सी से है और ऑपरेटिंग सिस्टम से है, मतलब मिसलेनियस आप कह सकते हैं। इस तरह के और सेट बनते रहेंगे अगर आपको पसंद आए तो चलिए फटाफट करते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड। एक बात और मैं कहना चाहूँगी इन क्वेश्चन को करने से पहले कि एग्ज़ाम में जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में ना अजम्पशन शुरू हो जाता है कि इसका आंसर ये होगा, और हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को इग्नोर करते हैं। बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा जस्ट तुरंत उसके ऑप्शंस पर जाएं कि ऑप्शन में क्या उसके गिवन है आंसर्स, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एजम्पशन या जो करेक्ट है आंसर उसे करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और क्योंकि हमारा टाइम का तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये एग्जाम में। तो चलिए यहाँ भी यही हम काम करेंगे। हैज़ इंक्लूड studio.h int main इक्वल्स टू 3 printf%d main return 0। ऑप्शन पर आते हैं, इट विल काउज अ कंपाइल टाइम एरर, इट विल काउज अ रन टाइम एरर, इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3, इट विल एक्सपीरियंस इनफाइनाइट लूपिंग। देखिए ये सी का हमारा कोड है जो कि यहाँ पर मेन कह रहा है ना, मेन इंटीजर मेन, ये क्या है आपका फंक्शन है, फंक्शन। और मेन क्या है, कोई कीवर्ड नहीं है, मेन जो हमारा है कोई कीवर्ड नहीं है सी में। ओके, तो आप मेन को एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहां पर ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन का नेम होगा वो हम वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी। सो ये क्या करेगा, 3 प्रिंट कर देगा। तो इसका आंसर होगा इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ए वेरिएबल नेम इन सी। ए ऑप्शन वोलाटाइल, बी ट्रू, सी फ्रेंड एंड डी एक्सपोर्ट। देखिए जो वोलाटाइल है ये सी में कीवर्ड है और किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जो सोर्स कोड होता है हमारा, तो उसमें पहले से हम डिफाइन कर देते हैं। तो अगर चेंज करना हो और कंपाइलर को बगैर टाइम दिए बताते हैं कि चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये वोलाटाइल वहां पर यूज किया जाता है कंपाइलर को बताने के लिए। और जो आपका ट्रू है तो दैट मीन्स इसका आंसर यही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, यानी वोलाटाइल क्या है, ये आपका कीवर्ड है सी में, जिसका यूज किया जाता है कंपाइलर को इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर वेरिएबल को चेंज करना है तो वो चेंज कर लेगा। और ट्रू है, ट्रू तो बुलियन का होता है, ट्रू और फॉल्स उसमें यूज किया जाता है। और फ्रेंड है आपका C++ में यूज करते हैं। और एक्सपर्ट है ये यूनिक्स या लाइनक्स में यूज करते हैं, यूनिक्स या लाइनक्स, ये होता है आपका बुलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज ऑल्सो यूज फॉर डैश डेटा टाइप। दैट मीन्स कि देखिए सबका आइडेंटिफायर फॉर्मेट होता है, स्पेसिफायर होता है कि कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है सी में। अगर आपने कोई भी एग्जाम्पल बनाया होगा, प्रोग्राम बनाया होगा, तो ये सब आप इन सारी चीज़ों से आप जानते होंगे इन्हें क्या होता है। तो ए ऑप्शन क्या है, कैर, बी इंट, सी फ्लोट और डी डबल। तो यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए इंटीजर जो है, इंटीजर में क्या क्या यहीं पर देख लीजिए हो रहा है %d और %i। तो ये इंटीजर में सारे आते हैं, शॉर्ट साइन, शॉर्ट अनसाइन, लॉन्ग साइन, लॉन्ग अनसाइन,
अनसाइंड हेक्साडेसिमल एंड अनसाइंड ऑक्टा। ये सारे इंटीजर के पार्ट है और इनके ये सारे स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अनसाइंड को परसेंट यू, साइन जो है लॉन्ग उसके लिए परसेंट एल डी, क्योंकि एल से लॉन्ग होता है और डी इंटीजर मतलब उसमें यूज करते हैं। लॉन्ग अनसाइंड, देखिए अनसाइंड के लिए यू, यू है अनसाइंड के लिए, साइन के लिए एल डी डी, जिस तरह से यहाँ पर यूज किया गया साइन के लिए परसेंट डी या फिर आप परसेंट आई यूज कर सकते हैं। अनसाइंड हेक्साडेसिमल यानी परसेंट एक्स, एक्स जो है ये हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है। अनसाइंड ऑक्टल ओ, परसेंट ओ ऑक्टल। तो इसे याद करना मुश्किल नहीं है, बस देख लीजिए जो फर्स्ट है उसका लेटर वही उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाता है। रियल में देखिए फ्लॉट का परसेंट एफ, डबल का एल एफ, क्योंकि लॉन्ग में आ जाता है ये इसलिए एल फॉर लॉन्ग। साइन कैरेक्टर, कैरेक्टर का परसेंट सी, अनसाइन कैरेक्टर उसका भी परसेंट सी यूज करते हैं और स्ट्रिंग में परसेंट एस यूज करते हैं। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल्स इन अ टेबल कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, फाइल फोल्डर टेबल या फाइल इंडेक्स टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल एंड डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। इन ऑप्शन में से क्या होगा? तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है कि जो भी फाइल है, जितने सारे इंफॉर्मेशन है वो एक टेबल में रखता है। उस टेबल को हम बोलते हैं फैट, इन फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें सारी इंफॉर्मेशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि पेजिंग, फ्रेमिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ये सारा इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ बस सिंपली इसका आंसर है सी, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statements is incorrect about the macros? इनकरेक्ट कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए की तरफ आइए, मैक्रोज एंड फंक्शन कॉल्स वर्क डिफरेंटली। बिल्कुल ये तो ट्रू है, क्योंकि माइक्रो और फंक्शन का बिल्कुल वर्क डिफरेंट होता है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन कैपिटल लेटर। देखिए ये जो मैक्रो है ये कैपिटल लेटर में ऑलवेज डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉन्ग है। मैक्रोज कैन बी अनडिफाइंड यूजिंग हैश अनडेफ, ये सिंबल के थ्रू इसे यूज किया जाता है। यू कैन डिक्लेयर माइक्रोज विद आर्ग्यूमेंट, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, यही आंसर इसका सही है। 6 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, ओके। PL 360 ये भी है और पास्कल, या दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो गया। द चंक ऑफ मेमोरी आर नोन एज, 7th क्वेश्चन क्या है? द चंक ऑफ मेमोरी नोन एज, देखिए इसमें ऑप्शन में है सेक्टर, ऑफसेट, पेज और फ्रेम। इन सभी को हम समझ लेते हैं होता क्या है एग्जैक्टली, तब उसके बाद आंसर करते हैं। ये फिगर देखिए, ये है आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट, जो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप होते हैं उसमें जो CPU में जो लगे हुए रहते हैं, ये मदरबोर्ड पर ये है हार्ड डिस्क, जिसमें इसके बहुत सारे पार्ट है। यही होता है मेमोरी, जहाँ पर ये सेव होता है, कैसे सेव होता है, कैसे वर्क करता है। ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, तो जो ये क्या होता है कि इसका एक ऊपरी पार्ट होता है और एक इंटरनल पार्ट होता है, अंदर का भी पार्ट होता है। तो जो ऊपर में पार्ट है और अंदर में पार्ट है सेम होता है, ओके। तो ये डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे जो सर्कल में ये पूरे चारों तरफ से ये जो घेरे हुए हैं, ये सारा कहलाता है इसका ट्रैक। दैट मीन्स कि ये जो भी है ये सारे ट्रैक है, ओके। ये सारे ट्रैक है। और जैसे कि अब इसको डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया? सेक्टर हो गया, ओके। ये भी एक हो गया सेक्टर, ये भी सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया। इस तरह से ये होता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्क सेक्टर कहने का मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने इसके स्पेस है जो पार्टीशन किया हुआ है, ये टोटल कहलाया डिस्क सेक्टर। और ट्रैक सेक्टर क्या है? जो ये है, दैट मीन्स जो आपके राउंड राउंड जो जा रहे हैं ये सारे चीज, ये सारे 1 2 ये जितने हैं ये सारे इसके ट्रैक है, सेक्टर के ट्रैक। मतलब ये पूरा एक ये सर्किल पूरा ये ट्रैक होता है, इसको ही डिवाइड कर दिया तो ये हो जाता है सेक्टर। अब आते हैं सेक्टर, तो आप समझ गए। तो सेक्टर में देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है, तो सेक्टर तो होगा नहीं। ऑफसेट, पेज और फ्रेम, ये क्या होता है? देखिए ये हमारी मेमोरी से ही रिलेटेड होता है। एक होता है फिजिकल एड्रेस,
फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो होता है मेमोरी यानी रैम, ओके, और ये होता है आपका हार्ड डिस्क यानी आपका सेकेंडरी मेमोरी। फिजिकल एड्रेस का ये जो होता है इसमें इसको डिवाइड किया जाता है फ्रेम में और होता है ऑफसेट। अब फ्रेम क्या है? फ्रेम जो भी इसके जो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसमें क्या होता है, पेज होता है और ऑफसेट होता है। तो जिस मेमोरी में जिस पेज एक होती है, पेज में फ्रेम को इंसर्ट किया जाता है। दैट मीन्स ये यहाँ से इंसर्ट किया जाएगा फ्रेम को, और फ्रेम नंबर जो दिया होगा उसे ये जाकर के सर्च करता है। ओके, तो ये कुछ लेंदी है, मैं शॉर्टकट में ही इसे बता रही हूँ कि ये क्या होता है। तो फ्रेम और ऑफसेट, तो जो फ्रेम होता है ना, यही सबसे आपका छोटा चंक होता है मेमोरी का, यानी रैम का सबसे छोटा पार्ट ये होता है फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फाइल ऑफ अ MS-DOS बूट डिस्क? तो इसका ऑप्शन है command.com, star.com, tree.com और word.com। ये सारे MS-DOS के ही हैं पार्ट, तो इसका command.com जो है इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स एंड रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम? देखिए यहाँ एक्चुअल टाइम की बात हो रही है एकदम, जैसे कि 0.1 है तो 0.1, 0.2 तो 0.2, दैट मीन्स इधर उधर कुछ नहीं, एग्जैक्ट एकदम एक्चुअल। तो इसके ऑप्शन पर आते हैं क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि ये क्या होता है। क्विक रिस्पॉन्स टाइम देखिए क्या है कि वो आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपका इनपुट है, उसका आउटपुट ये क्विकली देता है, तुरंत देता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट देगा। रियल टाइम सिस्टम क्या है? ये है आपका आंसर, ये नहीं है। रियल टाइम सिस्टम दैट मीन्स कि जो रियल है, जैसे आपका जो लॉन्च होता है एरोनॉटिक्स सिस्टम में, ये सारे वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई भी बनाया हुआ है वहाँ पर, जैसे कि सैटेलाइट हुआ या फिर अदर जो भी मशीन है, उसके लिए ये रियल सिस्टम वर्क करता है। जैसे एरोप्लेन में है, वहाँ पर भी ये रियल टाइम सिस्टम वर्क करता है, और वहाँ क्या चाहिए? एक्यूरेट और एग्जैक्ट वही का वही आंसर चाहिए। तो ये रियल टाइम सिस्टम ये प्रोवाइड करता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग जो है ये मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है कि जैसे कि आपका बहुत सारा टास्क है और एक साथ करना है, तो ये क्या करता है, पहले इसको 1 मिनट देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। राउंड रोबिन जो फैशन है ये इसमें वर्क करता है टाइम शेयरिंग उसके अकॉर्डिंग। तो और बैच प्रोसेसिंग आपको मालूम है कि पहले आपके पास इतने सारे जो टास्क हैं, तो ये पहले कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद ये कंप्लीट होगा, देन इसके बाद ही ये इसकी ये नंबर आएगी, फिर उसके बाद ये। बट टाइम शेयरिंग में क्या था, सारे को मिल रहे थे एक साथ, बट 1 मिनट के लिए ये ले लिया CPU, फिर दूसरे मिनट के लिए ये, तीसरे मिनट के लिए ये, ना कि इसका जितना वर्क है वो कंप्लीट करने के बाद दूसरे को दे रहा है। तो बैच प्रोसेसिंग में ये होता है कि जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरे को वो CPU नहीं देगा। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन कौन से रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है? तो देखिए इनपुट आउटपुट जो होते हैं, मेमोरी, CPU, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज, देखिए कमांड इंटरप्रेटर ये यूनिक्स में यूज किया जाता है, यूनिक्स का पार्ट है कमांड इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर होगा शेल। शेल जो होते हैं वहां पर ही इसके कमांड इंटरप्रेटर का वर्क किया जाता है। 12th question number, which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler? देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर, ये सारे होते हैं आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ये पार्ट है। मैं आपको फिगर से समझा देती हूँ। कोई भी आपका प्रोसेस है उसका किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, मेमोरी में CPU कैसे उसको स्पेस देती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है, तो ये उसका डायग्राम। तो देखिए कोई प्रोसेस आया, यहाँ स्टार्ट पर गया है ना, ए, दैट मीन्स कि ये रेडी स्टेट में उसके बाद जाएगा, फिर उसके बाद रनिंग में जा सकता है या फिर
उसके बाद रनिंग के बाद वो टर्मिनेट हो सकता है। ओके, देखिए रनिंग में होते हुए भी प्रोसेस क्या होता है कि कभी कभी वो रेडी में चला जाता है। क्यों? सपोज जैसे कि आप ना अपने लैपटॉप या पीसी ऑन किए हुए हैं, उसमें एक आप कोई भी एमएस वर्ड का काम कर रहे हैं, फिर अभी उसको ऑन किया, फिर अगेन उसको क्या कर लिया आपने, कोई म्यूजिक की ऑन कर ली, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस तब तक रेडी में चला जाएगा और म्यूजिक वाला आपका ऑन होकर के रनिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ना, जो प्रोसेस सिलेक्ट करके यहाँ पर आ रही है, रेडी में आ रही है, तो जो सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके मिक्सचर देखता है कि कौन सा गुड क्वालिटी का है, दैट मीन्स कि आईओ बाउंड है या सीपीयू बाउंड है, उसके कम्बिनेशन को ही लेकर के यहाँ पर वो सेट करता है। तो यहाँ पर काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और यहाँ देखिए रेडी से फिर रनिंग में, और रनिंग से फिर अगेन रेडी में, फिर ये ब्लॉक हो जाता है, अगर ब्लॉक के बाद फिर रेडी में आता है, तो ये काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पर ये वर्क करता है। तो यहाँ पर जो होता है डिस्पैच करना, मतलब कि जो आपका काम रुका हुआ उसको अगेन से रिपीट करना, डिस्पैच करना, तो यहाँ पर ही क्या होता है, डिस्पैचर का काम होता है, जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। और जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट तो यही हुआ ना कि जैसे कि आपने वही ऑन किया था कोई एमएस वर्ड का प्रोग्राम, और फिर अगेन आपने म्यूजिक ऑन कर दी, तो ये हो गया इंटरप्ट। तो इंटरप्ट वो कहलाता है। शेड्यूलर क्या है, ये लॉन्ग टर्म का जो है ना, जैसे आपकी प्रोसेस आई उसको रेडी क्यू में सेंड करना, भेजना उसको, तो वो किस तरह का शेड्यूल करेगा, तो यहाँ पर शेड्यूलर वर्क करता है लॉन्ग टर्म में। नन ऑफ द ऑप्शन ये गलत है, तो इसका आंसर करेक्ट है डिस्पैचर। ये सारे ऑप्शन गलत है। द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर, देखिए प्रोसेस क्या कह रहा है, मेन मेमोरी में है, रेडी है और वेटिंग टू एग्जीक्यूट, रेडी है और किसका वेटिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट होने का, यानी रनिंग का। तो कीप्ड ऑन द लिस्ट कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, रेडी क्यू, क्योंकि रेडी में ही है ना वो, इसलिए इसको रेडी क्यू में कहेंगे। और ये यहीं पर रहेगा वो प्रोसेस, और यहाँ से वेट करता रहेगा कि कब उसे सीपीयू मिले तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू करे। तो रेडी क्यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज, देखिए ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ी समझना जरूरी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। देखिए प्रोसेस है, अराइवल टाइम है और प्रोसेस टाइम है। पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू टाइम ऑफ कंप्लीशन, मतलब जैसे आपने कोई काम करने को दिया, ठीक है, जैसे सपोज ये आप हो और ये कोई दूसरा बंदा है, आपको कोई काम कराना है, तो आपने इसे दे दिया कि लो आप काम करो। तो जैसे ही आपने इसको दिया, वो टाइम, सपोज टाइम है वो 8 बज रहा है, ठीक है, और जब तक ये कंप्लीट करके दे रहा है ना आपको, तो वो टाइम कितना टाइम बज रहा है, सपोज 9 बज रहा है, ठीक है, 9 बज रहा है, तो आपको कितना, जब दिया आपने 8 बजे दिया और लिया कब आपने 9 बजे, तो ये कितने टाइम लगे, मतलब 1 आवर का ड्यूरेशन जो है वो टाइम लगा आपको। तो इस ही टाइम को क्या कहेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस टाइम को क्या कहा जाएगा। तो हम प्रोसेस के टर्म में अगर आते हैं, तो देखिए जैसे ये प्रोसेस गिवन होते हैं और ये उसके अराइवल टाइम की, ये 0 मिनट पर आ जाएगा, ये 2 मिनट पर आ जाएगा, 3 मिनट पर, 5, मतलब आप अजम्पशन कर लीजिए, मैं यहाँ पर मिनट लेकर के चल रही हूँ बस समझाने के लिए। और प्रोसेसिंग टाइम है क्या है कि 3 मिनट तक सीपीयू में रहेगा, अपना काम करेगा तभी जाएगा। फिर P2 जो आता है प्रोसेस, वो भी 3 मिनट तक लिए आता है। P4 जो है वो 1 मिनट के लिए। इस तरह से वो प्रोसेस का अपना टाइम ड्यूरेशन है कि एग्जीक्यूट करने में उसे कितनी टाइम लगेगी, ये होता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो चलिए इसे हम एक थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, ओवरव्यू है ये, तभी हमें वो क्लियर होगी कॉन्सेप्ट की, ये सारे टर्म क्या होते हैं, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड, रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट। तो देखिए जैसे कि प्रोसेस P1 आया, वो कितना टाइम लिया, 0 से 3, क्योंकि 0 मिनट पर आया था वो, और कितने तक सीपीयू में रहा, 3 मिनट तक रहा, तो ये 3 मिनट तक रहा। तो देखिए यहाँ जैसे ही ये आया उसको काम मिल गया, तो ये वेट किया क्या, कोई भी मिनट नहीं ना वेट किया, यानी जैसे आया उसको मिल गई काम, वेटिंग कोई नहीं, तो इसका वेटिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वेटिंग टाइम निकला, यानी पहले P1 का जो वेटिंग टाइम होगा वो 0 हो जाएगा। अब आइए P2 पर, P2 को आ गया था ये दूसरे ही मिनट पर, लेकिन इसको काम कब मिल रहा है, देखिए 3 मिनट, ये सीपीयू लिया हुआ था ना 3 मिनट तक,
ये काम किया तभी इसको P2 को मिल रहा है, यानी 1 मिनट तक वो वेट किया है ना। दूसरे मिनट पर ही वो P2 आ गया था, बट उसे तीसरे मिनट पर वर्क मिल रहा है। तो देखिए इसका वेटिंग क्या हो जाएगा, P2 का 1 मिनट यहाँ पर है ना, तो मतलब कि 2 पर आया था पर 3 पर मिल रहा है। अब आ जाइए P3 का। P3 देखिए तीसरे मिनट पर ही आ गया था, लेकिन उसको किस किस टाइम पर मिल रहा है, 6 मिनट पर, तो यानी 3 मिनट का उसको वेट करना पड़ा। देखिए यहाँ पर 3 मिनट लिखा हुआ है, 3 मिनट का वेटिंग करना पड़ा। अराइवल टाइम 3 है ना, तो देखिए यहाँ से यही उसका काम यहीं पर हो जाना चाहिए था, 3 पर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कहाँ पर, 6 पर हो रहा है। ओके, 6 से 7 पर जा रहा है, तो ये इसका वेटिंग टाइम हो जाता है। तो वेटिंग टाइम आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक वेटिंग टाइम मैंने समझा दिया। ओके, अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम पर। टर्न अराउंड कहने का मतलब जैसे ही आपने ये प्रोसेस दिया उसको कंप्लीट किया, वही होता है टर्न अराउंड टाइम। इसका आंसर यही है, टर्न अराउंड ही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम समझ लेते हैं टर्न अराउंड होता क्या है। जैसे कि ये 0 पर दिया था और 3 पर एग्जीक्यूट हुआ, इसका देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा, मतलब उसको कोई वेटिंग नहीं करना होगा। टर्न अराउंड टाइम यही होता है। देखिए टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी प्रोसेस सबमिशन, जैसे ही सबमिट किया और उसके बाद कंप्लीट किया, सेम थिंग है। तो इसका टर्न अराउंड 3 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 0, 0 वेटिंग किया था तो उसका ये 3 हो जाएगा। अब आते हैं P2 का, देखते हैं 3 से 6 पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आया कितने पर था, दूसरे पर ही था, 6 पर ये कंप्लीट हो रहा है। आया था दूसरे मिनट पर, लेकिन 6 पर कंप्लीट हो रहा है, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 4, यानी 4 टाइम तक ही ये यहाँ पर रहा। फिर उसके बाद देखिए P3 का है, किस पर आता है, वो 3 पर ही आ जाता है और 7 पर कंप्लीट होता है, तो 7 माइनस सॉरी प्रोसेस कितने देर तक रहता है, ये काम कितने देर तक करता है, ये मेमोरी में कितना टाइम लेता है सीपीयू में, 1 मिनट तक ना। तो 7 माइनस 1, यानी जब कंप्लीट होता है और जब वो जितने इसके एग्जीक्यूशन का आता है, तो ये होता है टर्न अराउंड टाइम। तो इसका आंसर क्या हुआ, टर्न अराउंड। रिस्पॉन्स टाइम, जब उसको टाइम मिलती है रिस्पॉन्स की, वो होती है रिस्पॉन्स, और थ्रूपुट की, वो 1 मिनट में कितना वर्क प्रोसेस को वो सीपीयू हैंडल कर रहा है, वो होती है थ्रूपुट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 15। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट इक्वेट्स द सीपीयू फर्स्ट। देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम allocate CPU first to the process that requests the CPU first। जो पहले CPU को रिक्वेस्ट किया उससे ही वो काम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम CPU is allocated to the process with highest priority। B option है CPU is allocated to a process with lowest priority। C equal priority a process cannot be scheduled and D none of the mentioned। देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या कहता है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसी को ये एलोकेट करता है CPU। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन। विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाता है आपका डिस्पैचर आंसर। अगेन 18 क्वेश्चन नंबर। टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन। देखिए टाइम क्वांटम जो आपका प्रोसेस है, जैसे सपोज 5 मिनट का वर्क है कोई प्रोसेस का, तो P1 P2 P3 ये 3 प्रोसेस है आपके पास। ओके, इनका टाइम है 5 मिनट तक करने का CPU में, ये 2 मिनट में ही कंप्लीट करके निकल जाता है और ये 1 मिनट में निकल जाता है काम करके। तो इनका टाइम क्वांटम दैट मीन्स कि जो 5 मिनट है ना, टाइम को बांट देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे P1 1 मिनट के लिए काम किया, फिर उसके बाद दूसरे मिनट में P2 को दे देगा, ठीक है, फिर तीसरे मिनट में P3 को दे देगा। तो इस तरह से देखिए इसका टाइम 1 मिनट तो हो गया, बचा कितना 4 टाइम बच गया, इसका 1 मिनट हो गया तो 1 बचा और इसका 0, यानी ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो ये टाइम को डिवाइड कर लेना उसे कहते हैं टाइम क्वांटम। तो ये काम करता है आपका राउंड रोबिन। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो होता है उसमें ये वर्क किया जाता है। शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग अलग है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी चेक करते हैं और मल्टी लेवल में वो लेवल बाय लेवल वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of one of the following cannot be scheduled by the kernel? कर्नल के थ्रू कौन सा शेड्यूल नहीं होता है? ये कर्नल लेवल थ्रेड ये शेड्यूल होता ही होता है। यूजर लेवल थ्रेड, हाँ ये जो है आंसर आपका करेक्ट है। क्या करता है कि यूजर का जो लेवल होता है ना, यूजर लेवल थ्रेड, ये कर्नल नहीं उसको शेड्यूल करता है, ये खुद ब खुद इसको करना होता है। ओके, कम टू द 20 क्वेश्चन नंबर। प्रोसेस ये रॉन्ग है, इसका ये भी रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर बी है।
The mentioned method of communication in which transmission takes place in both direction, इधर भी और इधर भी, but only one direction at a time. वो कम्युनिकेशन तो दोनों डायरेक्शन में होगा, जैसे ये आप हो और ये मैं हूँ, ओके। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन क्या होगा ना कि एक बार में एक ही सुनेगा, ठीक है, एक ही बार में एक ही काम होगा, दोनों तो एक साथ काम करेंगे लेकिन एक बार में एक ही को समझ में आएगा। तो ये कौन सा काम होता है? सिंप्लेक्स नहीं, 4 वायर सर्किट बिल्कुल नहीं, फुल डिप्लेक्स नहीं, हाफ डिप्लेक्स। इसका आंसर है हाफ डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स में आप दोनों सिर्फ बोल सकते हैं और सुन सकते हैं एक साथ, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या है, दोनों एक साथ तो काम करेंगे लेकिन एक बार में एक ही को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये है 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट बनेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे या फिर मोर देन भी हो सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।